हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग क्या होती है, इसके टाइप कौन कौन से हैं। ये सैम्पलिंग है वो रिसर्च का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैम्पल क्या होता है। सो हम शुरू करते हैं। सैम्पल क्या है? अगर कोई मान लो रिसर्चर है जो रिसर्च करेगा, तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, उस पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल लेगा और फिर अपनी रिसर्च करना शुरू करेगा। और फिर अपने सैंपल पे वो स्टडी करेगा और जो भी वो रिज़ल्ट निकालेगा, फिर उस रिज़ल्ट को क्या करेगा, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेगा। अगर वो अप्लाई होगी तो उसकी रिसर्च जितना ज़्यादा पॉपुलेशन के ऊपर उसका रिज़ल्ट है वो अप्लाई होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी रिसर्च है वो सही होगी। और जैसे ही वो सैंपल पे जो उसने रिज़ल्ट निकाला है और वो पॉपुलेशन के ऊपर अगर अप्लाई हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन बोलते हैं, सामान्यीकरण हिंदी में। तो सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग क्या है, वो प्रोसेस है जिससे वो जिस प्रोसेस से वो क्या करता है, अपने सैंपल को सिलेक्ट करता है, उसे ही हम बोलते हैं सैम्पलिंग। और इसके दो मेथड हैं, उसे हम आगे देखेंगे। इससे पहले हमें पता होना चाहिए, अगर हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके सिलेक्ट करेंगे सैंपल को, तो उसकी स्टेजेस हैं जिनको फॉलो किया जाता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, पूरी की पूरी उसके सामने पॉपुलेशन होगी, तो उसमें से वो पॉपुलेशन देखेगा जिस पे उसे स्टडी करनी है। मान लो उसे 10 साल से 18 साल के बच्चों के ऊपर स्टडी करनी है, या फिर उसे छोटे बच्चों पे स्टडी करनी है, या फिर उसे 18+ वाले बच्चे हैं उनके ऊपर वो स्टडी करेगा। तो वो पहले अपनी टारगेट पॉपुलेशन देखेगा, उसके बाद क्या करेगा, सैम्पलिंग फ्रेम बनाएगा और फिर उसके अंदर से वो अपना सैंपल निकालेगा। उसकी स्टेजेस देख लेते हैं हम एक बार। पहले क्या करेगा, उसे क्लियरली डिफाइन होना चाहिए अपना टारगेट, कि उसे किस एज ग्रुप के बच्चों के, किस एज के लोगों के ऊपर स्टडी करनी है उसे। फिर क्या करेगा, वो सिलेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम, अपना अलग से फ्रेम बनाएगा कि मुझे मेनली, मान लो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि उसके सामने टारगेट पॉपुलेशन उसे रिसर्च करनी है जो भी लोग मूवी देखते हैं उनके ऊपर। तो वो क्या करेगा, पहले उन लोगों को देखेगा जो जो मूवी देखते हैं, फिर उनके अंदर ही उसको क्या करना है, उन लोगों को चूज़ करना है, उसको स्टडी करनी है जो लोग क्या करते हैं, कॉमेडियन मूवी देखते हैं। तो इसमें से यहाँ तो आ जाएंगे सारे के सारे लोग जो मूवी देखते हैं, और यहाँ वो उन लोगों को अलग कर लेगा जो कॉमेडियन मूवी देखते हैं। और फिर इनमें से वो कुछ सैंपल निकालेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, इनमें से वो सैंपल निकालेगा और फिर इसके ऊपर वो स्टडी करेगा। तो क्या क्या हो गए, सबसे पहले हो गया क्लियरली डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन। फिर क्या करेगा, वो सिलेक्ट सैंपल फ्रेम बनाएगा और उसमें से फिर वो क्या देखेगा कि उसे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है अपने सैंपल में। उसके बाद वो क्या करेगा, डिटरमाइन सैंपल साइज, वो डिसाइड करेगा कि उसे सैंपल का साइज क्या चाहिए, अपने सैंपल में उसे कितने लोग चाहिए। उसके बाद वो क्या करेगा, फिर डाटा कलेक्ट करेगा, अपने प्लान को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। अब देखते हैं हम सैम्पलिंग के टाइप कौन कौन से हैं। दो टाइप हैं सैम्पलिंग के, एक तो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभाव्य सैम्पलिंग। अगर हम सैंपल ले रहे हैं, उसके अंदर पूरी की जो पॉपुलेशन है, सबको क्या क्या मिल रहा है, इसके अंदर इक्वल चांस मिल रहा है हमारी पॉपुलेशन के अंदर आने सबको। यानी कि मान लो ये पूरी पॉपुलेशन है, मैं रेंडमली किसी को भी उठाऊंगी इसमें से, तो सबको इक्वल चांस मिलेगा कि वो हमारे सैंपल में वो आ सकता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें सबको इक्वल चांस नहीं मिलेगा हमारी सैंपलिंग में आने के लिए। अब हम देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके टाइप को देखते हैं। इसके क्या है, 4 टाइप की है ये। और इसमें क्या क्या है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी उसके अंदर क्या होगा, हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या होगा, 1% होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है जितना कम हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा उतना ही हमारी रिसर्च सही होगी, एरर होने के चांसेस है वो उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसके टाइप को देखते हैं। 4 टाइप है इसके। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग,
फिर है क्लस्टर सैम्पलिंग। हम शुरू करते हैं एक एक को। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं? फिश बोल मेथड, या फिर इसको हम इसमें हम लॉटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि क्या है, इसमें सबको इक्वल चांस मिल रहा है। जैसे भी लॉटरी सिस्टम होता है, एक बाउल है, उसके अंदर सबके नाम की पर्चियाँ डाली हुई है। अब हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें से किसका नाम, हम एक चिट को बाहर निकालेंगे तो हम पहले से इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका नाम आएगा, किसी का भी आ सकता है इसके अंदर नाम। तो इसीलिए क्या है कि पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन होगी इसके अंदर, जो इससे हम अपना सैंपल निकालेंगे तो कोई भी आ सकता है, सबको इक्वल चांस मिलेगा इसके अंदर, सबको बराबरी का मौका मिलेगा हर किसी को। और ये सिस्टम हम कब फॉलो करेंगे, इस मेथड को कब हम लेंगे, जब क्या हो, हमारे पास पॉपुलेशन का साइज है वो कम हो, स्मॉल पॉपुलेशन हो, और पॉपुलेशन के अंदर क्या हो, होमोजेनिटी पाई गई हो, यानी कि एक जैसी पॉपुलेशन हो, यानी कि या तो सारी पॉपुलेशन है वो क्या हो, बॉयज़ हो, या फिर सारी की सारी गर्ल्स होंगी। यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन होगी, जो हमारा डाटा होगा, हम जिसमें से कलेक्ट करेंगे उसके अंदर क्या होगी, होमोजेनिटी होगी, उसके अंदर क्या होगी, समानता होगी। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटा का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप। यानी कि हम क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप बना लेंगे ऐसे। अगर इसके अंदर क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, स्मॉल पॉपुलेशन होगी, थोड़ी पॉपुलेशन होगी इसके अंदर। और क्या होगा, हेट्रोजेनिटी होगी उसके अंदर, यानी कि असमानता होगी। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन है हमारे पास, जैसे इस तरह से हम बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्या करेंगे, होमोजेनस बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास किस तरह से है, हेट्रोजीनस है, फिर हम इसको होमोजेनस बनाएंगे, अलग अलग कर लेंगे। यानी मान लो बॉयज़ और गर्ल्स हैं तो हम बॉयज़ को अलग कर लेंगे और गर्ल्स को अलग कर लेंगे। फिर इसके अंदर से हम अपना 50% इसका लेंगे और 50% इसका लेंगे और हम अपना सैंपल बना लेंगे। उसके बाद है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्या करेंगे, हम एक सिस्टम को फॉलो करेंगे। यानी कि सिस्टम को कैसे, हम एक इंटरवल लेकर चलेंगे। मान लो कि हम इंटरवल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, और फिर हमें कितनी सैंपल लेनी है, नंबर ऑफ़ सैंपल कितना हमें, सैंपल के अंदर हमें कितने लोग चाहिए। मान लो कि 1000 लोग हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, और उसमें से हमें 100 लोग चाहिए। तो फिर हमारा इंटरवल कितना आ जाएगा, 10। हमारा इंटरवल आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर जितनी ये 1000 लोगों की पॉपुलेशन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, और जो 10वें नंबर पे जो आएगा उसे हम अपने सैम्पलिंग में लेंगे, सैंपल में लेंगे। और उसके बाद फिर जो अगला 10वां आएगा उसको हम लेंगे। इस तरह से क्या होगा, एक सिस्टम को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं, और इसे ही हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और इसके अंदर भी पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो क्या होगा, लार्ज पॉपुलेशन होगी। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। इसके अंदर पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा, लार्ज पॉपुलेशन होगी अगर हमारे सामने, तो हम क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगे। उसके बाद इसके अंदर फिर क्या है, हेट्रोजेनिटी भी होगी। ग्रुप के अंदर हम ग्रुप बनाएंगे और अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, तो अलग अलग ग्रुप के अंदर क्या होगी, हेट्रोजेनिटी होगी, असमानताएं होंगी। तो फिर हम जैसे मान लो कि हमें इंडिया लेवल पे कोई स्टडी करनी है, तो बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में, 28 हैं। तो इसमें से फिर हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्टेट को उठा लेंगे। मान लो हमने एमपी को उठा लिया, और फिर हम क्या करेंगे, एमपी के लोगों के ऊपर अपनी वहाँ से हम सैंपल निकालेंगे और फिर हम स्टडी करेंगे। और कई बार क्या करता है, पूरी एमपी भी अपने आप में बहुत बड़ी है, हम फिर एमपी को उठा के इसकी स्टडी करेंगे। तो कई बार इसके जो मुश्किल हो जाता है एक रिसर्चर के लिए कि इतने बड़े स्टेट की स्टडी करना, तो फिर वो क्या करेगा, अलग अलग एमपी के ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटेगा इसको, फिर उसे अलग अलग ब्लॉक्स में बांटेगा, फिर वहाँ से एक कोई विलेज को लेगा और फिर स्टडी करेगा। तो इसे हम फिर क्या बोलेंगे,
इसे हम बोलेंगे मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सारी की सारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हो गए। इसे हम याद कर सकते हैं SSSC। क्या हो जाएगा? सिंपल, स्टेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर। उसके बाद हम देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। इसमें क्या है, सबको इक्वल चांस है वो नहीं मिलेगा, नॉट इक्वल चांस। हर किसी को इक्वल चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर यही, कोई भी रिसर्चर है, अगर हम रिसर्च करेंगे तो ज़्यादातर है इसी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, आसान होती है, इजीली कर सकते हैं, टाइम की बचत होती है, इसीलिए इसी को ही अपनाते हैं, इसी मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि एरर होने के चांसेस क्या होंगे, फिर हाई होंगे। उसके अंदर क्या था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% था, इसके अंदर क्या है 5% है। और इसके टाइप कितने हैं, 5 टाइप की है ये। और इसके अंदर क्वालिटेटिव मेथड को यूज़ करेंगे। क्वालिटेटिव टाइप की अगर रिसर्च होगी हमारी तो हम वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कलेक्ट करेंगे हम। और इसके अंदर मैं बताना भूल गई, अब मैं बता देती हूँ। इसके अंदर हम करेंगे क्वालिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक, न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है इसके अंदर। और इसमें क्या होगा, नॉन न्यूमेरिकल डाटा। मान लो कि हमें किसी के बिलीव्स की स्टडी करनी है, एटीट्यूड की स्टडी करनी है, किसी के बिहेवियर की स्टडी करनी है, लव की स्टडी करनी है, फीलिंग्स की स्टडी करनी है, तो हम उसे नंबर्स में नहीं बता सकते कि 1 किलो 2 किलो। इसीलिए फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्वालिटेटिव मेथड को अपनाएंगे। और ये वाला जो मेथड है वो बेसिकली ज़्यादातर, ऐसे नहीं है कि यही होगा ही होगा, वो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कौन सा यूज़ होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम देखते हैं इसके टाइप। इसका पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम अपना डाटा लेंगे। मान लो कि मैं रिसर्च कर रही हूँ और अपने ही एरिया के लोगों को लूँगी मैं, क्योंकि मेरे लिए आसान होगा डाटा कलेक्ट करना, वहीं से मैं लूँगी और इजीली जो मेरे को मिल जाए। और हम इजीली अपना डाटा कलेक्ट करेंगे वहीं से, और फिर हम अपनी रिसर्च करने लग जाएंगे और हम अपना रिज़ल्ट निकाल देंगे। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दूसरा है पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग, यानी कि मैं अपने पर्पस के अकॉर्डिंग या फिर अपनी जजमेंट के हिसाब से सैंपल निकाल लूँ। मान लो कि मैं किसी एक स्कूल में टीचर हूँ, पढ़ा रही हूँ, और मुझे रिसर्च करना है या फिर मुझे पता लगाना है कि जो कौन कौन से बच्चे हैं जो स्कूल में हैं वो लेट आते हैं। तो जिसको मैंने देखा होगा, मैंने नोटिस किया होगा, तो मैं उसी को ही उसी का नाम लूँगी कि हाँ ये बच्चे हैं वो लेट आए हैं। तो क्या है, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनको मैंने नहीं देखा और उनको मैं फिर उनका नाम मैं नहीं लूँगी, तो फिर क्या होगा कि मेरा डाटा सही तो नहीं होगा, 100% करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, मैंने अपने पर्पस के हिसाब से, मेरी रिसर्चर की क्या है, ये जजमेंट के ऊपर बेस्ड है ये पर्पसिव या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग। उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। कोटा के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई कैटेगरी है। जैसे हम अपनी देखते हैं ना कि OBC SC ये वाली कैटेगरी है, इसका इतना कोटा फिक्स है। तो इसमें भी क्या है, पहले से ही कैटेगरी बनी हुई होगी और हम अपने ये इसमें अलग अलग हम ग्रुप बनाएंगे, बॉयज़ का, गर्ल्स का, कि भाई इतने बॉयज़ लेने हैं हमें अपने ग्रुप में, इतने गर्ल्स लेनी है। ये क्या है, जो हमने पहले देखा स्ट्रेटिफाइड उसी की तरह ही है, लेकिन क्या है, उसमें तो क्या है, हम रेंडमली ले रहे थे, सबको इक्वल चांस मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या है, हम रेंडमली नहीं लेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार हम लेंगे, जो हमें ठीक लगेगा हम उसी को लेंगे। इसमें भी हम कैटेगरी बनाएंगे, अलग अलग ग्रुप होगा हमारे सामने। उसके बाद है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। ये वाली इस सैम्पलिंग का यूज़ हम सबसे ज़्यादा यूज़ है वो मार्केटिंग रिसर्च में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। मान लो मुझे रिसर्च करना है कि मार्केट में कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, या फिर किसी एक प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता लगाना है कि इस वाले प्रोडक्ट से लोग हैं वो कितना यूज़ करके कस्टमर खुश हैं, उनकी राय लेनी है मुझे।
तो मैं चली जाऊंगी किसी मॉल में, और वहाँ जो भी कस्टमर आएंगे, लोग आएंगे, तो उनसे मैं अपना डाटा कलेक्ट करूंगी। और हर कोई इसमें क्या है, हर कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि आजकल हर कोई इन्फॉर्मेशन देता भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे बता देंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देंगे। तो उस एक्सीडेंटली अचानक ही कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। उसके बाद है स्नोबॉल या फिर चेन रेफरल मेथड। स्नोबॉल मतलब कि मान लो ये एक बर्फ़ का पहाड़ है, यहाँ से ऊपर से अगर मैं कोई बॉल फेंकूंगी, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो उसका क्या है, साइज है वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि नीचे नीचे तरफ आएगी तो उसके साथ साथ वो बर्फ़ है वो चिपकती जाएगी, और उसका साइज अपने आप क्या हो जाएगा, लार्ज होता जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है स्नोबॉल या फिर चेन रेफरल मेथड। मान लो जैसे कि मेरे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन नहीं है पॉपुलेशन की, मुझे स्टडी करनी है उन लोगों के ऊपर जो क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, उनके ऊपर करनी है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से तो नहीं होगी, क्योंकि कोई बताएगा भी नहीं, हर कोई इसकी इन्फॉर्मेशन हमें देगा भी नहीं। तो मैं क्या करूँगी, पहले ऐसे 2 लोगों को ढूंढूंगी जो ड्रग्स लेते हैं, और फिर उनको बोलूँगी कि आप मुझे 2 लोग और बताओ, मुझे इतने लोग चाहिए अपनी सैंपल के अंदर। तो फिर वो क्या करेंगे, वो आगे 2 और लोगों को बोलेंगे, फिर आगे और 3 लोगों को बोलेंगे। इस तरह से क्या होगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, और क्या बन रहा है, ये एक नेटवर्क बनता जा रहा है, एक चेन बनती जा रही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चेन रेफरल मेथड या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं हम इसको। ये हमारे टाइप्स हो गए कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की क्या है। इसमें हमें क्या होता है, जल्दी से डाटा मिल जाता है, और हमारा जो लो कॉस्ट, हमारा खर्चा भी नहीं आता इतना, क्योंकि हम अपने ही कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम अपना जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लेंगे। और रिसर्चर के लिए ये करना आसान भी होता है, इसीलिए ज़्यादातर रिसर्चर है वो इसी को ही यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।